नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस 2016 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, क्लोरीन क्या है। क्लोरीन है, क्लोरीन आपको दिया है। क्लोरीन इज़, पहला ऑप्शन है उपचयन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, निर्संक्रामक एजेंट है, या उक्त सभी, मतलब सभी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए हम चलेंगे। क्लोरीन उपचयन एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट एवं निर्संक्रामक अर्थात जीवाणुरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण गुण, क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक उपचयन एजेंट है। यह फ्लोरीन से कम परंतु ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। ब्रोमीन और आयोडीन को क्लोरीन उनके लक्षणों के विलयन से विस्थापित कर देती है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन है 2Ki प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस I2। पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन गैस निकलती है। क्लोरीन का विरंजक गुण, क्लोरीन अपने ऑक्सीकारक गुण के कारण नमी की उपस्थिति में विरंजक का कार्य करती है। क्लोरीन रंगीन फूल पत्तियों, रंगीन कपड़ों एवं अन्य कई रंगीन वस्तुओं का रंग अस्थायी रूप से उड़ा देती है। रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीकरण होकर क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, रंगहीन पदार्थ बनाता है। क्लोरीन का निर्संक्रामक गुण, क्लोरीन का उपयोग जीवाणुरोधी के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग 0.2 से 0.4 ppm सांद्रता पर पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, डेनियल सेल होते हैं। पहला ऑप्शन है इसका जिंक और कॉपर क्लोराइड के रूप में, दूसरा ऑप्शन है जिंक और फेरस इलेक्ट्रोड के रूप में, और तीसरा है जिंक और सिलिकेट इलेक्ट्रोड के रूप में, और डी ऑप्शन है जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इसका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, जिंक और Cu इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। तो इसको अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेनियल सेल गैल्वेनो सेल का प्रायोगिक उदाहरण है। गैल्वेनी सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अपक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डेनियल सेल में एनोड जिंक छड़ का बना होता है जो कि जिंक सल्फेट के विलयन जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है में डूबी रहती है। इसी प्रकार कैथोड कॉपर का बना होता है जो कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डूबा रहता है। जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रक्रिया में जिंक की छड़ का द्रव्यमान घटता है जबकि कॉपर छड़ का द्रव्यमान बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हमने देख लिया। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा, बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें यह परिवर्तन लाने में योगदान करता है। ऑप्शन है पहला स्थितिज ऊर्जा में, दूसरा है कुल ऊर्जा में, तीसरा है आपका गतिज ऊर्जा में, और चौथा है उष्मीय ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाह्य बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य के बराबर होता है। यह कथन कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। अब अगला प्रश्न है चौथा, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? पहला है ऑप्शन लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है सीजियम और चौथा है लिथियम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीजियम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी तत्व का धन विद्युतीय लक्षण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस परमाणु से धनायन बनाने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उस परमाणु का धन विद्युतीय लक्षण उतना ही अधिक होता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है क्योंकि आयनन ऊर्जा घटती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
धन विद्युतीय लक्षण घटता है क्योंकि आयनन ऊर्जा बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घटती है। दिए गए तत्वों लोहा, तांबा, सीजियम और लिथियम में सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए यह सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है आपका 5वां। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में आर, वी और ई क्रमशः कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के अनुपातिक है? तो ऑप्शन है आपका पहला A इक्वल टू वी आर, बी इक्वल टू आर ई, सी इक्वल टू ई अपान ई, डी इक्वल टू आर अपान ई। तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा वी आर। बोहर मॉडल के अनुसार परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर अपसाइलन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई जेड एम ई स्क्वायर होता है। तो प्रश्नानुसार आर बराबर कैपिटल आर है और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1 पहली कक्षा के लिए तो आर बराबर अपसाइलन 0 एच स्क्वायर अपान पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया तो ये एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, जहाँ एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है, इसलिए आर बराबर के एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वी एन बराबर जेड ई स्क्वायर अपान 2 अपसाइलन 0 एच इंटू 1 अपान एन हो गया। तो वी एन प्रोपोर्शनल टू जेड अपान एन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए वी इक्वल टू के अपान एन। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर क्या मिल जाएगा? आर वी बराबर के एन स्क्वायर इंटू के अपान एन। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? के एन मिल गया। तो वी आर बराबर के एन हो गया, तो वी आर प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। अतः वी और आर का गुणनफल क्वांटम संख्या के समानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में घुमावों की संख्या का 1:20 के अनुपात में है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 1:20, 20:1, 1:400 और 400:1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 20:1। केवल इसका रेसिप्रोकल बदल जाता है बस, क्योंकि आई पी प्राइमरी के लिए अपान आई एस बराबर एन एस अपान एन पी होता है। तो जहाँ आई पी क्या है? प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा है, आई एस क्या है? द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा है, और एन एस क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, और एन पी क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। तो प्रश्नानुसार हमको क्वाइल का दिया है, क्या दिया है? एन पी अपान एन एस दिया है 1/20। तो इस फार्मूले में अगर इसी वाले फार्मूले में हम रख देंगे एन पी अपान एन एस, तो ये 20:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20:1 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया, और सी है ऑप्शन इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डी है डिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा एल्किल हैलाइड का एल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है। RX प्लस KOH रिएक्शन है, RX प्लस KOH गिव्स ROH प्लस KX। तो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बन रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8वां, ईंट और पाइन लकड़ी की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.6 और 0.13 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी मोटाई की ईंट में 5 सेमी पाइन की जितनी ही ऊष्मा रोधन क्षमता होगी? तो ऑप्शन है इसके आपके पास 23, 4.6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला 23 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे K1/L1 बराबर K2/L2। K1 क्या है? ऊष्मा चालकता है, और L1 क्या है? उसकी मोटाई या लंबाई बोल देंगे, और K2 क्या है? दूसरे की ऊष्मीय चालकता, और L2 क्या है? उसकी मोटाई या लंबाई बोलेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू हमको दिया है।
दिया है हमको K1 की वैल्यू 0.6, उष्मा चालकता हमको दिया है 6, किसकी, ईंट की उष्मा चालकता हमको दिया है 6, और इसकी हमको लंबाई मतलब कि इसकी हमको रोधन क्षमता निकालनी है, तो L1 निकालना है, और K2 0.13 दिया है और L2 का मान 5 दिया है। तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.05 हो जाएगा। अब इसको हम इस फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा L1 बराबर 0.6 मल्टीप्लाई 0.05 अपान 0.13। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30 और ये लग जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 0.23 मीटर या 23 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक 8 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट ई जूल पर सेकंड उत्सर्जन करती है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाती है और तापमान को 337 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जन की दर जूल प्रति सेकंड क्या हो जाएगी। ऑप्शन है इसमें आपका ए बराबर 27/8 ई, बी बराबर 81/64 ई, और सी बराबर 10/9 ई, और डी बराबर हो जाएगा 9/4 ई। तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा 81/64 ई। अब कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 8 × 4, और ये हमको दिया है आयताकार प्लेट का तापमान दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, प्लेट की उत्सर्जन दर ई दिया है, तो कृष्णिका Q बराबर A सिग्मा T की घात 4 T, ये फार्मूला याद रखना है, कृष्णिका के लिए ही होगा, और कृष्णिका की उष्मा निकालेंगे हम Q बराबर A सिग्मा T की घात 4 T से। तो परंतु Q अपान T स्मॉल t प्रोपोर्शनल टू P हो जाता है, तो P बराबर A सिग्मा T की घात 4, तो P1 अपान P2 बराबर A1 अपान A2 गुणे T1 अपान T2 की घात 4। तो ये हमारा मेन फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा, ये फार्मूला हमारा इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। इस फार्मूले से हम करेंगे P1 अपान P2 बराबर A1 अपान A2 गुणे T1 अपान T2 की घात 4। T1 का ताप निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा 127 प्लस 273 केल्विन बराबर 400 केल्विन आ गया, और T2 327 प्लस 273 केल्विन तो 600 केल्विन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे E अपान P2 बराबर 8 × 4/8/2 गुणे 4/2, और यहाँ पे इसका ताप हो जाएगा T1 का मान 400/600 और की घात 4। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो E अपान P2 बराबर 8 × 4/1/4 8 × 4, तो ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 4/6 इसको 2 से कट कर दिया, 2 दूना 4 2 3 6, ये 2/3 की घात 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E अपान P2 बराबर 4 × 2/3 की घात 4, क्योंकि ये 4 क्योंकि ये टर्म और ये टर्म कट गया और ये 4 पलट के ऊपर चला गया, तो E अपान P2 बराबर 4 × 2/3 की घात 4। इसको जब सॉल्व करेंगे E अपान P2 बराबर 4 × 2 की घात 4 मतलब 16, 3 की घात 4/21, तो इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया हमारे पास 21E/4 × 16। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न P2 का मान आ गया कितना 81E/64 जूल प्रति सेकंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसका कंपन उसकी गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है वह होती है। ऑप्शन है आपका ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड, अध्रुवीकृत, खंडित या विवर्तित। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, अध्रुवित। ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से न होकर किसी एक दिशा में ही सीमित होते हैं, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन केवल एक ही दिशा में सीमित रहते हैं। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है कौन है। ऑप्शन है Fe के 40 ग्राम और NTP पर N2 के 6 मोल और चांदी के 0.2 ग्राम
और कार्बन के 10⁻23 परमाणु। तो ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, विकल्प ए से आयरन Fe का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम, विकल्प बी से N/N2 के 6 मोल। तो इस हिसाब से इसमें जो आपका सही हो जाएगा 6 × 28 बराबर 168 ग्राम। N2 का अणुभार कितना होता है, 2 × 14 बराबर 28 हो जाएगा। विकल्प सी से हो गया द्रव्यमान चांदी का कितना हो गया, हाँ, Ag का अणुभार 108, 0.8 × 108। विकल्प डी से हो गया कार्बन का 0.603 × 10⁻23 12 ग्राम अणु के लिए, अतः 1 ग्राम परमाणु का हो जाएगा, 1 ग्राम परमाणु का हो जाएगा इसमें 12/6.03 × 10⁻23। अतः 10⁻23 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान 12 × 10⁻23/6.023 × 10⁻23 1.99 हो जाएगा। अतः सर्वाधिक द्रव्यमान N/N2 का 6 मोल का है, N2 के 6 मोल का है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, एक 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद का व्यास 1.25 किलोग्राम एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है। इन गेंदों को एक चट्टान से गिराया जाता है। उनके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होता है। पहला है ऑप्शन ऑप्शन है इसका त्वरण, दूसरा है संवेग, तीसरा है गतिज ऊर्जा और चौथा है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्वरण पहला। दोनों वस्तुओं को यच ऊंचाई से छोड़ा जाता है गति के तीसरे नियम से, v² बराबर u² + 2gh। तो प्रारंभ में u क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए v² बराबर 2gh हो गया, तो v बराबर √2gh हो गया। ना कि समीकरण से स्पष्ट होता है कि वस्तु के जमीन पर पहुंचने का वेग वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अतः 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद तथा एल्युमिनियम की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिरने से ठीक पहले इनका त्वरण समान होगा। ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टॉलुइन में बदलेगी कौन सी होगी। तो ऑप्शन है एल्डोल संघनन, हाइड्रोजनीकरण और योगात्मक अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलीकरण जिसके बाद अपचयन होता है। तो इसमें हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण के द्वारा, क्योंकि बेंजीन को टॉलुइन में बदला जाता है इसी के द्वारा। बेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन बनती है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का साथ एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे, तो ये क्या बना लेगा हमारा अब ये बेंजीन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये बना लेगा टॉलुइन HCl। यही रिएक्शन हमारी मेन है। मेथिल क्लोराइड के साथ जब बेंजीन रिंग रिएक्शन करेगी टॉलुइन बन जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 14वां। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर इस तापमान का एक जैसा अंकीय मूल्य होता है। ऑप्शन है 273, B -40 और C है -273 और D है 40। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, -40। अब देख लेते हैं फार्मूले से कैसे। C/5 बराबर F -32/9 ये सूत्र होता है। तो प्रश्नानुसार C का और F का दोनों का मान सेम होना चाहिए, तो C बराबर F रख देंगे। तो C/5 बराबर C -32/9 तिरछा गुणा कर देंगे। 9C बराबर 5C -160, 9C - 5C बराबर 160, तो 4C बराबर 160 और C बराबर -160/4 डिवाइड कर दिया, -40 डिग्री आ गया। अर्थात -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट एक समान अंकित मूल्य रखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 15वां, यदि X और Y द्रव्यमान के नाभिकों को साथ में जोड़ा गया है तो इसमें यम द्रव्यमान का नाभिक बनाया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन होगा
कि यक्स प्लस वाई का मान यम के बराबर होगा, यक्स प्लस वाई का मान ग्रेटर देन यम होगा, यक्स प्लस वाई का मान लेस देन यम होगा और यम प्लस एक्स बराबर वाई होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कुछ कम हो जाता है। नाभिक के द्रव्यमान में इसकी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यदि यक्स और वाई द्रव्यमानों के नाभिक को मिलाकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाया जाए तो इस नाभिक का द्रव्यमान यक्स तथा वाई के कुल द्रव्यमान से कम होगा। अतः यक्स प्लस वाई का मान हमेशा यम से ज़्यादा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां है, लैक्लांसे सेल और डेनियल सेल किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है आपका, दोनों शुष्क सेल हैं, दोनों गीले सेल हैं। सी, एक शुष्क सेल, गीला सेल और शुष्क सेल। तो लैक्लांसे सेल शुष्क सेल के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्यतः रेडियो, घड़ियों, टॉर्च आदि के प्रयोग में लाया जाता है। इस सेल में जिंक का पात्र होता है और एनोड का कार्य करता है तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से चूर्णित मैंगनीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है, जो कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान NH4Cl तथा ZnCl2 के नम पेस्ट से भरा होता है। तो इसमें Zn गिब्स Zn +2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे, MnO2 + NH4 + E- MnOOH + NH3 कैथोड पर। अब क्रिया में उत्पन्न अमोनिया Zn+2 के साथ संकुल बनाती है। MnO2 द्विध्रुवक का कार्य करता है। डेनियल सेल गीले सेल का उदाहरण है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इस सेल के निर्माण में विद्युत रासायनिक तत्व के रूप में एनोड कॉपर का तथा कैथोड जिंक का बना होता है तथा कांच के बर्तन में विद्युत अपघट्ट के रूप में H2SO4 भरा होता है। इस सेल का EMF 1.08 वोल्ट होता है। तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर और जिंक +2 + SO4 -2 इलेक्ट्रॉन ZnSO4 2H +2 इलेक्ट्रॉन गिब्स H2 एनोड पर। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17, डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु पहला सदृश द्रव्यमान आकार और आकृति के होते हैं। दूसरा सदृश द्रव्यमान आकार और भिन्न आकार के होते हैं। तीसरा सदृश द्रव्यमान परंतु भिन्न आकार और आकृति के होते हैं। चौथा सदृश आकार और आकार परंतु भिन्न द्रव्यमान के होते हैं। तो ऑप्शन ए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकृति और आकार में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन अणु दर्शाता है, क्या दर्शाता है? प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुचुंबकत्व। क्यों? क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनके अणु परमाणु अथवा आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। O2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है। तो जब इसको हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2, तो ये इस प्रकार से हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। अतः ऑक्सीजन गुण अनुचुंबकीय का गुण दर्शाता है। प्रश्न आपका 19वां है, यदि A और B गैर शून्य सदिश हैं जो A + B = A - B का संबंध मानते हैं तो इनके बीच का कोण होगा। ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे होगा आइए देखते हैं। प्रश्न में हमको दिया है A + B = A - B, हमको प्रश्न में दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A + B का होल स्क्वायर बराबर A - B का होल स्क्वायर। अब इफ़ P इज़ एनी वेक्टर, मतलब P कोई एक सदिश है, तब क्या हो जाएगा, P वेक्टर का वर्ग बराबर P डॉट P cos थीटा। तो A + B = A + B = A - B × A - B।
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा इस साइड आएगा तो हो जाएगा 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 4ab कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और कॉस के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 90 की, तो इसलिए थीटा बराबर 90 अंश हो गया। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अतः ए और बी के बीच का कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से वह लौह चुंबक दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है जिंक और चौथा है कोबाल्ट। तो 20 का डी, वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी स्थायी चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं एवं इनके गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। दिए गए विकल्पों में कोबाल्ट लौह चुंबकत्व दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, अब इसी पे रुकते हैं, अब इसके बाद 21वां देखेंगे। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वें प्रश्न में है, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में यह होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन है आपके पास बड़ी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता, दूसरा है छोटी ऊष्मा क्षमता और बड़ी चालकता, और तीसरा है छोटी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता, और चौथा है डी ऑप्शन बड़ी ऊष्मा क्षमता और बड़ी चालकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, बड़ी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता युक्त पदार्थों का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन में किया जाता है, जिससे हैंडल का तापमान न बढ़े और खाना आसानी पूर्वक बनाया जा सके। अब देखते हैं अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, पहला है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, दूसरा है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, तीसरा है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, और चौथा है आपका एसिटिक अम्ल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अम्लीय प्रबलता COOH समूह के साथ जुड़े R समूह की प्रकृति पर निर्भर करती है। RCH2 C डबल बॉन्ड O-H गिब्स H और G, तो ये हो जाएगा RCHO C डबल बॉन्ड OH। यदि G और I का प्रभाव प्रदर्शित करता है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने के कारण H परमाणु के आंशिक धनावेश में वृद्धि हो जाती है तथा RCOO के ऑक्सीजन परमाणु का ऋणावेश कम हो जाता है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, अतः अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। -I इंडक्टिव इफेक्ट समूह प्रदर्शित करने वाले समूहों की संख्या बढ़ने के साथ अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल 3-I इफेक्ट, और इसमें हो जाएगा 2-I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आयनिक प्रभाव के कारण ये हो जाएगा मोनोक्लोरिक, और इसमें कोई नहीं, अतः सर्वाधिक अम्लीय ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में सबसे ज़्यादा I प्रभाव है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2000 के विकिरण के प्रकाशित सतह से उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी 3.9 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई के बराबर hc/λW। तो यहाँ से हम निकाल क्या लेंगे, W बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 2000 गुणे 10⁻10 मीटर। तो लैम्डा बराबर 2 गुणे 10⁻10 मीटर हो गया। तो यहाँ से हो गया 6.6 गुणे 10⁻34, ई के बराबर 6.6 गुणे 10⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ बटे 2 गुणे 10⁻7। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा
लगभग 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु का आकार क्या होता है? समान रहता है, घटता है, बढ़ता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी, मतलब घटता है। जब एक उदासीन परमाणु से धनायन बनता है तो क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? यहाँ आप देखते हैं, जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे धनायन के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं और धनायन की त्रिज्या छोटी हो जाती है। 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समवायता दर्शाते हैं? पहला है स्टाइरीन, दूसरा है सिनेमिक, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है बी, सिनेमिक अम्ल। ज्यामितीय समवायता C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि C डबल बॉन्ड N से एक तथा N के अतिरिक्त साइक्लोहेक्सेन विषम चक्री बनाते हैं। तो अब इसका फुल डिटेल यहाँ पे देखेंगे हम। यौगिक एलियंस तथा स्पाइरेंस में भी पाई जाती है। द्विबंध युक्त कार्बन परमाणुओं में किसी भी कार्बन पर दो समान समूह उपस्थित होने पर ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है। जैसे यहाँ पे ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है, तो ज्यामितीय समवायता इसमें नहीं पाई जा रही। तो ये हो गया आपका ज्यामितीय समवायता इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि दो एक ही तरफ हो गए। एक कार्बन से अगर जुड़े हुए दो परमाणु हो जाते हैं सेम तो नहीं होता है। अब यहाँ पे ज्यामितीय समवायता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टाइरीन प्रदर्शित नहीं कर रहा है, जबकि सिनेमिक अम्ल प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा प्रदर्शित करता है, तो सिनेमिक प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न है 26। W मापक वाले नए तापमान मापक में पानी का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः 39 डिग्री वाट और 239 डिग्री वाट है। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नए मापक में अनुरूप तापमान होगा, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है आपका 200 वाट, 139 वाट और 78 वाट और 117 वाट। डी ऑप्शन है 117 वाट, अर्थात 39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नए मापक में अनुरूप तापमान 117 वाट होगा। 27। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रहता है। मात्रा में अपरिवर्तन लेकिन संरचना में परिवर्तित। बी, मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित। सी, संरचना में उपपरिवर्तित परंतु मात्रा में परिवर्तित। डी, मात्रा और संरचना में परिवर्तित, अर्थात जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग अवश्य लेता है परंतु अभिक्रिया के अंत में उसकी कुल मात्रा तथा उसका रासायनिक संगठन वही रहता है। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? ऑप्शन है डाई एथिल ईथर, एथिल एसीटेट, एसिटोमाइड, एसिटोनाइट्राइल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डाई एथिल ईथर। ऐसे यौगिक जिनमें असंतृप्त बंध उपस्थित हो नाभिक स्नेही हाइड्रोक्सी के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। दिए गए यौगिकों में से केवल डाई एथिल ईथर ही ऐसा यौगिक है जिससे सभी बंध संतृप्त अवस्था में पाए जाते हैं। डाई एथिल ईथर, मेथिल एसीटेट, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, तो एस्टामाइड ये बना लेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 29वां। पहले इसी में थोड़ा सा और रह गया, ध्यान से देखते हैं इसको। डाई एथिल ईथर एक ऐसा यौगिक है जो न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा OH- हाइड्रोक्सिल आयन के साथ अपक्रिया नहीं करेगा। अब 29वां प्रश्न है, एक पॉलिश किए गए
एक पॉलिश किए गए धातु के प्लेट पर खुरदरा और काला धब्बा पड़ा है, जिसे 1400 केल्विन तापमान पर तप्त कर तुरंत डार्क रूम में लाया जाता है, तब वह प्लेट से भी काला दिखाई देगा। दूसरा, धब्बा समान चमकदार दिखाई देगा। तीसरा, समय समय पर धब्बा प्लेट से अधिक काला और चमकीला दिखाई देगा। और डी, धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, प्लेट की धातु की प्लेट खुरदुरी है और उस पर काला धब्बा पड़ा है, अतः प्लेट कृष्णिका का कार्य करती है। कृष्णिका वह वस्तु है जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है अथवा ऊंचे ताप तक गर्म करने पर सभी संभव तरंगदैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित कर लेती है। पॉलिश की गई धातु की प्लेट श्वेत विकिरण उत्सर्जित करती है। श्वेत विकिरण में सभी संभव तरंगदैर्ध्य होती है। कृष्णिका द्वारा सभी तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित कर लिया जाता है, अतः वह उचित तापमान 1400 केल्विन तक गर्म होने पर सभी को उत्सर्जित भी कर सकती है। कृष्णिका का विकिरण श्वेत होता है, अतः धब्बा प्लेट डार्क रूम में चमकीला दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं 30वां प्रश्न, कौन सी बेंजीन की लाक्षणिक अपक्रिया नहीं है? तो योगात्मक, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, निष्कासन या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निष्कासन की सी ऑप्शन, निष्कासन बेंजीन की लाक्षणिक अपक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है 31वां, सत्य कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है अल्फा किरणों के आयनीकरण शक्ति उच्च होती है। दूसरा है समस्थानिक सदैव रेडियोधर्मी होते हैं। तीसरा है बीटा किरणें सदैव ऋणाग्र की ओर मुड़ती हैं जब विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त होता है। और डी, गामा किरणें ऋणावेशित कण हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, अल्फा किरणें गैसों को आयनित करती हैं। इनकी आयनन क्षमता बीटा किरणों से 100 गुना तथा गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होती है, अतः अल्फा किरणों की आयनीकरण शक्ति उच्च होती है। समस्थानिक सदैव रेडियो एक्टिव नहीं होते। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम 1H2 तथा टाइटेनियम 1H3 में केवल टाइटेनियम ही रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है, अतः ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। गामा किरणें उदासीन होती हैं क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता। 32वां प्रश्न, हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशीलता सदस्य कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फ्लोरीन। आवर्त सारणी में हैलोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील सदस्य फ्लोरीन है। फ्लोरीन की उच्च रासायनिक अभिक्रियाशीलता का कारण Ff बंध की निम्न वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन है। फ्लोरीन की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनिक फ्लोराइडों की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनिक फ्लोराइडों के उच्च जालक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है 33वां, एक महिला जो अपने कार में समतल सड़क पर सफ़र कर रही है उसी दिशा में क्षैतिज में 30 अंश के कोण पर जाने वाले हवाई जहाज़ को देखती है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलाते हुए उसे हवाई जहाज़ के सीधे नीचे रहती है। हवाई जहाज़ का वेग क्या है? तो ये ऑप्शन हो हवाई जहाज़ का वेग पूछा जा रहा है, तो इसका सल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन है पहले 127 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर, 220 किलोमीटर पर आवर और 144। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 127। क्यों? क्योंकि यदि महिला हवाई जहाज़ के सीधे नीचे रहती है, इसका तात्पर्य है कि हवाई जहाज़ की आगामी गति औरत की कार की गति के समान है। तो Vx बराबर 110 हो गया। ऊर्ध्वाधर से ऊपर Q का मान, थीटा का मान 30 अंश हो गया। हवाई जहाज़, अब यहाँ पे चित्र में हम देख लेते हैं। हवाई जहाज़ थीटा का मान 30 है, Vx 110 है, तो हमको V निकालना है। हवाई जहाज़ की चाल मान लिया V है, तो त्रिभुज ABC में कर्ण आधार cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC cos 30 बराबर हो गया 110 बटे V। cos 30 का मान √3/2, तो 110 बटे V, तो V बराबर हो गया 110 गुणे 2 बट्टे √3, तो इसको सॉल्व कर लिए लगभग 127 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 34वां प्रश्न है, सल्फर के कारण विभिन्न संयोजक दर्शाता है। बड़ा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, सल्फर में डी कक्ष की उपस्थिति और उच्च आयनीकरण ऊर्जा।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फर में डी कक्षा की उपस्थिति। कैसे होता है इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 sp4। तो इस सल्फर संयोजी कक्ष में हाइड्रोजन में खाली डी उपकोष होते हैं, जिससे यस एवं पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में उत्तेजित होकर अयुग्मित हो जाते हैं और इस प्रकार सल्फर +4 से +6 की आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं 35वां प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 300 घुमाव हैं और द्वितीय कुंडली में 75 घुमाव हैं। जब द्वितीय कुंडली में 20 एंगस्ट्रॉम धारा होती है तो प्राथमिक कुंडली में धारा होगी 5 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम, 80 एंगस्ट्रॉम और 6.4 केल्विन एंगस्ट्रॉम। तो इसका हो गया 35 में। ए में ट्रांसफार्मर में IP/IS बराबर NS/NP। तो प्रश्न अनुसार NP बराबर 300 फेरे दिए हैं और NS 75 फेरे हैं। IS 20 एंगस्ट्रॉम है और IP हमको निकालना है। तो यहाँ से IP/20 बराबर 75/300। 75 में जब इसको 2 से 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 दूना 150। ये 1500 को 300 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम। अतः प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। निम्नलिखित में से किस CH3 यक्ष बंध की उच्चतम ध्रुवीयता है? CBr, CF, CCl और CI। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CCl। कार्बन तथा हैलोजन परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकताओं में काफ़ी अंतर होता है। हैलोजन कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। C यक्ष के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, जहां यक्ष हैलोजन है तो साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन की अपेक्षा हैलोजन की ओर जाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश तथा कार्बन पर आंशिक रूप से धनात्मक आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे CX इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। मेथिल हैलाइड में CX बंध की ध्रुवणता का क्रम निम्नलिखित है। तो CH3Cl, CH3F और CH3Br(I). तो CCl बंध की उच्चतम ध्रुवता है। सीसा अम्ल बैटरी में धनात्मक या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो इसमें लौह ऑप्शन है, सीसा ऑप्शन है, चांदी है और कार्बन है। तो ऑप्शन हमारा सीसा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सीसा अम्ल को लेड संचालक बैटरी कहते हैं। यह एक द्वितीयक बैटरी है जिसका उपयोग करने के पश्चात विपरीत दिशा में विद्युत धारा द्वारा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। यह सामान्यतः वाहनों और इन्वर्टरों में प्रयुक्त की जाती है। इसमें एनोड लेड का बना होता है तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। इसमें 38% H2SO4 का विलयन विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। PbS + PbO2 + 2 H2SO4 गिव AQ। तो ये हो जाएगा 2 PbSO4 + 2 H2O। तो अतः बैटरी को आवेशित करने पर अपक्रिया उत्क्रमित हो जाती है तथा PbSO4 एनोड तथा कैथोड पर क्रमशः Pb तथा PbO2 में बदल जाते हैं। अब 38वां प्रश्न है। एक MB संवेग वाले धातु का गोला दीवार पर टकराता है और वापस उछलता है। आदर्शतः उस गोले के संवेग MB में बदलाव होगा। पहला ऑप्शन A = 0, B = MB, C = 2me और D = -2me। 38 का C। MB संवेग का गोला दीवार से टकराकर पुनः -MB संवेग से वापस उछलता है, अतः संवेग में परिवर्तन। MB - MB - MB। तो MB + MB = 2MB हो गया। 39वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से अवस्तर अनुकूलन स्थितियों के अंतर्गत मुक्त रेडिकल देंगे? एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एल्कीन्स, उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल्कोहल। इसमें हो जाएगा हमारा उक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे। एल्कोहल ROH, एल्किल हैलाइड R, X, एल्कीन C डबल बॉन्ड C सभी अनुकूल परिस्थितियों में मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। एल्कीन बेंजिल पर ऑक्साइड,
C6H5 सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 की उपस्थिति में मुक्त मूलक का निर्माण करती है। 40 8 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक एल्युमिनियम ब्लॉक में 10 किलोवाट वाली ड्रिलिंग मशीन से छेद करना है। यह सोचकर 50% बिजली का उपयोग मशीन को गर्म करने के लिए या परिवेश में खर्च हो गया है, तो 2.5 मिनट में उस ब्लॉक में होने वाले तापमान की वृद्धि का पता लगे। एल्युमिनियम का विशिष्ट ताप 0.91 जूल प्रति ग्राम और ये कैलोरी है। तो ऑप्शन हमारे पास है 103 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 206 डिग्री सेल्सियस और 155 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 40 में ए ऑप्शन। तापमान वृद्धि में 103 डिग्री सेल्सियस है, अतः विकल्प ए सही है। 41वां प्रश्न, एक वस्तु का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, इसके निरपेक्ष तापमान में परिणाम स्वरूप वृद्धि है, क्या है, कितना है? तो 32 केल्विन है या 150 केल्विन है या 180 केल्विन है या 373 केल्विन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 150 केल्विन है। हम जानते हैं कि वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 273 केल्विन हो जाएगा। 150 प्लस 273 बराबर 423। तापमान में वृद्धि 423 में 273 घटा देंगे तो 150 केल्विन हो जाएगा। 42 है, जब गैस से मेथिल एल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, ZnO या मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम क्रोमेट। तो ये CaO प्लस CrO3। तो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 से 300 ATM दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उपरोक्त की उपस्थिति में जल गैस CO प्लस H2 का हाइड्रोजनीकरण करने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। जैसे यहाँ पे 20 अमीन है, ये आपका क्या है CH3। n परमाणु के चारों ओर का कोण निश्चित नहीं होता तथा यही एल्कोहल समूहों की संख्या तथा उनके आकार पर निर्भर करता है जो n परमाणुओं से बंधित होते हैं। अतः 10 अमीन में 2 H परमाणु के मध्य बंध कोण तथा 20 अमीन में 2 एल्किल समूहों के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 सेकंड से 107 डिग्री हो जाता है, जबकि 30 अमीन में n परमाणु के चारों ओर 3 भारी एल्किल समूह उपस्थित होते हैं तथा त्रिविम विन्यासी प्रभाव के कारण बंध कोण 160 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 108 डिग्री हो जाता है। तो R1, R2, R3 n प्रकार का अमीन जिसमें किरैल n से 3 भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं रैस्मिक मिश्रण के रूप में पाया जाता है। अतः इसे दर्पण प्रतिबिंब समावयी के रूप में वियोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दर्पण प्रतिबिंब समावयी अपने दूसरे दर्पण प्रतिबिंब के रूप में तीव्रता से प्रतिलोमन करता है। इस प्रतिलोमन को एमीन प्रतिलोमन कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये अमीन प्रतिलोमन। अब देखते हैं 53वां प्रश्न, जल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp2d है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। H2O में ऑक्सीजन का संकरण sp3 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पे 1s में फुल कंप्लीट है, 2s में फुल कंप्लीट है, 2px और 2py 2pz में इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये O8 की उत्तेजित अवस्था में H2O में sp3 संकरण होता है, अतः इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है, परंतु 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इनके बीच का बंध कोण 109 डिग्री न होकर 104.5 डिग्री होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है। वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं है। जब फोकल लंबाई की दुगनी से कम वस्तु दूरी होती है, जब फोकल लंबाई के दुगनी से अधिक वस्तु दूरी होती है, वस्तु दूरी के सभी मानों के लिए होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, उत्तल दर्पण के प्रत्येक
दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक है नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया क्लोराइड और द्रव फ्लोरीन। शुष्क नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। व्हीट स्टोन के मीटर के बाएं और दाहिने गैपों में 1 ओहम और 4 ओहम के प्रतिरोध को जोड़ा गया है। संतुलन लंबाई यल को नोट कर लिया गया है। अब दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया जाता है। नई संतुलन लंबाई कैपिटल यल को नोट कर लिया गया है। तब यल बटे यल बराबर 1/4 हो जाएगा। यल बराबर यल हो जाएगा। यल माइनस यल बराबर 69 हो जाएगा। यल माइनस यल बराबर हो जाएगा 60। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यल अपान यल बराबर 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल 100 का बनता है, 100 सेंटीमीटर का। तो R1 से R2 100 है, तो अगर ये L1 है तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1। तो R1 R2 दोनों गैपों के प्रतिरोध हैं। L1 संतुलन लंबाई है। अतः व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज के लिए R1 अपान R2 L1 अपान 100 माइनस L1। प्रश्न की प्रथम शर्त से यदि संतुलन लंबाई यल हो तथा प्रतिरोध 1 ओहम तथा 4 ओहम हो तो 1/4 बराबर यल बटे 100 माइनस यल। 100 माइनस यल बराबर 4 यल। तो साइड चेंज कर दो। 5 यल बराबर 100 तो यल बराबर 20। प्रश्न की द्वितीय शर्त से यदि संतुलन यल कर दिया जाए तथा गैपों के प्रतिरोध क्रमशः बदल दिए जाएं तब 4/1 बराबर यल बटे 100 माइनस यल। तो यल बराबर आ गया 80। और यल बराबर 80 आने का मतलब क्या हो गया? समीकरण 1 और 2 को मिला 2, तो यल बटे अगर यल कर दो तो 20/80, तो यल बटे यल बराबर 1/4। अब देखते हैं अगला प्रश्न 57। NOF और P की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या हो जाएगा? FNPO, FOPN, FONP और NOFP। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उस तत्व का आधात्विक गुण है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर तत्वों के परमाणुओं के क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ आधात्विक लक्षण बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। अतः दिए गए तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम FONP है। FONP। अब देखते हैं 58वां प्रश्न। 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान बेसबॉल को बैट से मारने पर 35 मीटर पर सेकंड की गति से विपरीत दिशा में जाती है। यदि प्रतिघात 0.010 सेकंड के लिए था तो प्रतिघात के समय उस बेसबॉल का त्वरण पता कीजिए। 2500 मीटर पर सेकंड, 6000 मीटर पर सेकंड, 3500 मीटर पर सेकंड या 5000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6000 मीटर पर सेकंड। बेसबॉल का प्रारंभिक वेग क्या था? u बराबर 25। प्रश्न में दिया u बराबर 25। और बैट से मारने के पश्चात बॉल विपरीत दिशा में जाती है, इसलिए यह अंतिम वेग क्या हो गया? -35, क्योंकि विपरीत दिशा में गई इसलिए माइनस हो गया। तो b बराबर u प्लस 80 से -35 बराबर 25 प्लस a, और t की जगह पे समय हमारे पास है कितना? 0.010 सेकंड। तो यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा a बराबर 60/0.10, तो आ जाएगा ये -6000 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रेशन का
बेंजोइक अम्ल का नाइट्रेशन निम्नलिखित मुख्य उत्पाद देगा। आर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, उक्त सभी। तो इसमें मेटा देगा। मेटा निर्देशी समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों SO3H COOH या NO2 की उपस्थिति के कारण बेंजीन नाभिक के आर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन न्यून, जबकि मेटा स्थिति पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व युक्त हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बेंजीन नाभिक के आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर न होकर मेटा स्थिति पर संपन्न होती है। जैसे यहाँ पे आपको समीकरण दिया है, बेंजीन रिंग में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, इसलिए ये बेंजोइक अम्ल हो गया। बेंजोइक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कराए तो ये बन गया सांद्र H2SO4। तो ये हमारा बना लेगा मेटा नाइट्रो, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे ये NO2 ग्रुप लगा, इसलिए ये क्या हो गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। यदि एक पिंड को 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य से अधिक तक कम होगी। G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A बराबर 4 मीटर, B बराबर 2 मीटर, C बराबर 1 मीटर, तो D बराबर 0.4 मीटर। तो ऑप्शन इसका D सही हो जाएगा। माना h ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभ की आधी रह जाती है, तब 1/2 गुणे गतिज ऊर्जा बराबर उसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² बराबर mgh। अब देखते हैं यहाँ पे 1/4 m गुणे 4² बराबर m गुणे 10 गुणे h, 4 बराबर 10h, h बराबर 4/10 बराबर 0.4 मीटर। अब अगला प्रश्न है 61। नष्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है, किससे संबंधित? तापमान से, सांद्रता से, या तापमान और सांद्रता से, और तापमान और दबाव से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, तापमान और सांद्रता से। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन नष्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक सामान्य इलेक्ट्रोड अपक्रिया Mn प्लस यानी E माइनस m के लिए नष्ट समीकरण निम्नवत होगा। E m नेट अपान m बराबर E0 m नेट, तो माइनस RT अपान NF लॉग MS अपान m प्लस E, जहाँ ये क्या है किसी दी गई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड का भी हो, और ये क्या है मानक इलेक्ट्रोड भी हो, और R क्या है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। तो T क्या है यहाँ पे परम ताप है। तो साफ साफ हमको नज़र आ रहा है इस समीकरण में T और क्या है विभव भी है और तापमान भी है, तो इसलिए दोनों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 62। यम द्रव्यमान का एक पिंड जो सरल आवर्त गति में है अपने संतुलन स्थिति से गुजरता है, तो उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन 0 अधिकतम होगा, उसके अधिकतम मान से आधा होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। आवर्त सारणी में पिंड का वेग सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का कोणीय वेग ओमेगा आयाम a तथा विस्थापन y हो तो u बराबर a² ओमेगा a² माइनस y²। समीकरण से यह पता चलता है कि सरल आवर्त गति करते किसी कण का वेग कण के विस्थापन y के साथ साथ बदलता है। जब विस्थापन शून्य होगा y बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात जब कण अपनी संतुलन स्थिति से गुजरता है तब वेग अधिकतम होता है। y बराबर 0 हो तो u मैक्स बराबर ओमेगा रूट a² माइनस 0, तो यहाँ पे u मैक्स बराबर हो जाएगा n ओमेगा। जब विस्थापन अधिकतम होता है तो y बराबर a, u बराबर ओमेगा a² माइनस a², तो u बराबर ओमेगा इंटू 0। 63वां प्रश्न। जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नलिखित अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक चढ़ाया जाता है तब Pe का मान बढ़ता है और Ke का मान घटता है। Pe घटता है और Ke बढ़ता है। Pe और Ke दोनों बढ़ते हैं, Pe और Ke दोनों घटते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर माइनस Ke
E/Z/E² होता है। यह निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में बदल जाता है तो इसकी त्रिज्या r का मान बढ़ेगा, परंतु ऋण चिन्ह के कारण त्रिज्या r का मान बढ़ने पर वास्तविक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में गतिज ऊर्जा Ke बराबर kZe²/2r। यह निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो इसकी त्रिज्या r का मान बढ़ेगा, जिससे गतिज ऊर्जा का मान घटेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संक्रमण धातु के कारण जटिल बनते हैं, क्या बनते हैं? छोटा आकार, उपलब्ध डी कक्षक, बड़े आयनिक आवेश, उक्त सभी। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। संक्रमण धातुओं के आयन के धनायन विभिन्न अणुओं या आयनों के साथ उपसंयोजक आबंध द्वारा संयोजित होकर संकर यौगिक या उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसके दो कारण हैं। धनायन आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते जाते हैं तथा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। इस प्रकार इनमें उच्च धनावेश गुण होता है, जिसके कारण ये अन्य अणुओं या आयनों से इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। संक्रमण धातु धनायनों में से रिक्त अंतः डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनमें ऊर्जा की लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होती है। अतः संक्रमण धातु छोटे आकार, उपलब्ध डी कक्ष, बड़े आयनिक आवेश के कारण संकर या जटिल यौगिक बनाते हैं। 65वां प्रश्न है, 1, 2, 3 अनुपात में प्रतिरोध क्षमता वाले 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में इन प्रतिरोधकों में बहने वाली धारा इस अनुपात में है। पहला 1, 2, 3 अनुपात, दूसरा 2, 3, 1 अनुपात, सी 3, 2, 1 और 6, 3, 2। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, अतः इनमें अलग अलग धारा बहती है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। ओम के नियम से V बराबर IR, I बराबर V/R, तो V1/R1 अनुपाते V2/R2 बराबर अनुपाते V3/R3, परंतु V बराबर क्या हो जाएगा? V1 V2 बराबर V3 बराबर V, तो R1 अनुपाते R2 बराबर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसलिए I1 I2 I3 अनुपात क्या हो जाएगा? 1/1, 1/2, 1/3, तो 6, 3, 2 हो जाएगा। प्रकाशोत्सर्जन के उद्देश्य से किसी दिए गए तीव्रता एवं आवृत्ति के किरण द्वारा धातु की सतह को जगमगाया जाता है। यदि जगमगाहट की तीव्रता मूल मान से 1/4 तक घटाई जाती है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? ए पहला अपरिवर्तित रहता है, बी क्या रहता है? मूल मान के 1/16 भाग हो जाता है, मूल मान की दुगनी हो जाती है और मूल मान की चौगुनी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन 66 का ए हो जाएगा। ए मतलब कितना हो गया? ए हो गया हमारा अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, अतः यदि जगमगाहट की तीव्रता प्रारंभिक मान से 1/4 तक घटाई जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 67। निम्नलिखित में से जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है वह है कौन है? NaCl, KCl, LiCl, CsCl। तो ये सीजियम क्लोराइड। किसी आयन की आयनिक त्रिज्या उसके नाभिक तथा उस बिंदु के मध्य दूरी को माना जाता है जिस पर नाभिक का प्रभाव आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ पर प्रभावित होता है। धातुओं में परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अतः आयनिक लक्षण बढ़ता है। अतः आयनिक लक्षण का क्रम निम्नलिखित है। आयनिक लक्षण का क्रम निम्नलिखित है। क्या हो जाएगा? CsCl, KCl, NaCl और LiCl। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है ये देखेंगे हम। जड़त्व पहला प्रश्न है, जड़त्व। दूसरा है मतलब कि जड़त्व आवश्यक नहीं है या प्रत्यानयन बल आवश्यक नहीं है, भौतिक माध्यम या गुरुत्वाकर्षण माध्यम। तो गुरुत्वाकर्षण माध्यम आवश्यक नहीं है। सरल आवर्त गति
करने के लिए जड़त्व तथा प्रत्यानयन बल के साथ साथ भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु गुरुत्वाकर्षण सरल आवर्तगत के लिए आवश्यक घटक नहीं है। 69 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना है? 1.6 × 10⁻⁻24 19 ये, और ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण है जिसकी खोज 1857 में जे थॉमसन ने की थी। इसको -1 इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है 70वां, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं या फेरी चुंबकीय होते हैं? तो वो होते हैं अनुचुंबकीय। वे पदार्थ जिनके अणु, परमाणु अथवा आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है पदार्थों का अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न 71वां, सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा क्यों होता है? पहला ऑप्शन, लकड़ी से धातु उष्मा संचालक है। दूसरा, धातु से लकड़ी अच्छी उष्मा संचालक है। और इसके बाद सी ऑप्शन है हमारा, धातु से लकड़ी अधिक जल्द उष्मा संचालित करती है। डी, लकड़ी और धातु दोनों उष्मा संचालक हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि धातु की टुकड़ा उष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी का टुकड़ा उष्मा का कुचालक होता है। सुबह जब मौसम ठंडा होने के कारण धातु का टुकड़ा उष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा होता है, परंतु लकड़ी का टुकड़ा कुचालक होने के कारण कम ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि धातु का टुकड़ा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। अब देखते हैं प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उपयोग करने के बाद द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जाता है। दूसरा, निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और सी, टार्च के लिए लेग्रांजे सेल उपयुक्त है। डी, सेल को चार्ज करते वक्त उसका टर्मिनल ईएमएफ पीडी से ईएमएफ से अधिक होता है। 72 का बी, ऐसे संचायक सेल जिन्हें उपयोग करने के पश्चात पुनः विपरीत आवेश में आवेशित कर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। लेड संचायक सेल तथा निकल कैडमियम सेल इसके उदाहरण है, अतः विकल्प भी असत्य है। निकल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल है कि प्राथमिक सेल। प्रश्न 73वां, 72 में क्या हो गया? कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, प्राथमिक का। तो 73वां, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? विद्युत धनात्मक बोला गया है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें आयोडीन हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अतः आयनन ऊर्जा घटती है। अतः इलेक्ट्रॉन का धन विद्युतीय लक्षण निम्न प्रकार होगा। क्या हो जाएगा? IBrClF। तो आयोडीन सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व होगा। 74वां प्रश्न, 1 मीटर ब्रिज में निम्न में से किस प्रतिरोधक जोड़ी की संतुलन लंबाई 0.25 मीटर नहीं है? पहला है 1 ओहम, 3 ओहम, 7/3 ओहम, 7 ओहम, 25 ओहम, 75 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम। 74 डी, यदि संतुलन लंबाई है तो मीटर ब्रिज में P/Q बराबर L/100 - L। तो L बराबर 0.5, P/Q बराबर 0.25/100 - 0.25। तो 0.25/0.75 बराबर 25/75 1/3 हो जाएगा। तो P/Q का मान कितना हो गया? 25/75 1/3 और 1/3 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P का मान है P का मान 25 तथा 1 का मान 1/7/3 होगा। इसी प्रकार Q का मान क्या हो जाएगा? 75 3 7 होगा। P और Q का मान कभी भी 2 या 3 नहीं होगा।
75वां प्रश्न, संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध या आयनिक बंध। तो इसका ऑप्शन है डी, आयनिक बंध और उपसंयोजक बंध दोनों दिखाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D⁻⁻10 NH2 1s2 होता है। संक्रमण धातुएं जटिल या संकर यौगिकों का निर्माण करती हैं। जटिल संकर यौगिक उपसंयोजी यौगिकों में आयनिक तथा उपसंयोजी यौगिक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 76। एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? du बराबर dq, du बराबर 0, du माइनस dq, du बराबर माइनस dh प्लस 2 dq। तो रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी निकाय में संपन्न होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मा ना तो बाहर से निकाय के भीतर जा सकती है और ना ही निकाय से बाहर आ सकती है। उस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। मतलब ना तो ऊर्जा बाहर जा सकती है ना ही अंदर आ सकती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, तो डेल यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मा क्या हो जाएगी? 0, तो डी यू बराबर क्या हो गया? माइनस डी डब्ल्यू। एकदम सही है। आवर्त सारणी में सेकंड समूह तत्वों को क्या कहते हैं? एल्कली धातुएं, अल्कलाइन अर्ध धातुएं, लेंथेनाइड या संक्रमण धातुएं क्या कहते हैं? तो बी करेक्ट हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ धातुएं कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा जाता है। इनके बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ये धातुएं मृदा के समान कठोर होती हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। Be4, Mg12, Ca12 और Sr 38, Ba56 और Ra 88 हैं। इनमें से Ra 88 रेडियो एक्टिव है। 78 एक तत्व के चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य होते हैं, क्या होते हैं? विशेष तत्व की विशेषताएं सभी तत्वों के लिए एक समान, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में समान रूप से वितरित और इसके अंधेरे रेखा अवशोषण स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य से अलग। तो ऑप्शन हो जाएगा 78 का ए। एक धातु में चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य विशेष तत्व की विशेषताएं करती हैं। अब देखते हैं प्रश्न 79। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन नहीं देगा? पहला है एथिल मैग्नीशियम हैलाइड और दूसरा है आपके पास ऑप्शन मेथिल ब्रोमाइड। क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। और उसके बाद है आपका एथेनॉल। उपरोक्त सभी। तो 79 का ए, एथेनॉल मेथिल ब्रोमाइड कार्बोकेटायन देता है, जबकि विनाइल क्लोराइड और एथाइल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बोकेटायन नहीं देगा, बल्कि कार्बो एनायन देता है। पी और एफ कक्षकों के लिए दिगांशी क्वांटम संख्या क्रमशः क्या है? ए 0, 2, 0 और 2, बी 1 और 3, सी 1 और 2 और डी 2 और 3। तो दिगांशी क्वांटम संख्या यल इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा तथा इसके आकार को प्रदर्शित करती है। इसका मान 0 से n-1 तक होता है। SPDF तथा F कक्षकों के लिए यल के मान क्रमशः 0, 1, 2 तथा 3 है। एक द्वितीयक बैटरी की सेल अवक्रिया है उत्क्रमणीय अवक्रिया, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, संतुलित अवस्था और ऊष्मावशेषी अवक्रिया। 81 ऐसे सेल जिनका प्रयोग करने के पश्चात विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जाता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल में से सेल अवक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जैसे जैसे लेड संचयक सेल में कैथोड PbO2 का तथा एनोड लेड का बना होता है। इसमें H2SO4 का विलयन विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। PbS प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2O। स्पष्ट है कि अपक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय है। अगला प्रश्न देखते हैं 82। A 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की बीमा, जहाँ μ0 निर्वात पारगम्यता और E0 निर्वात की विद्युतशीलता दर्शाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए L-1T और L2T-2, L2 -T2 और
Lt-1, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो बराबर 1/c² होता है। तो c प्रकाश का वेग है, c² बराबर 1/एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो गए 1/c बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। c की बीमा क्या हो जाएगी 1/म्यू जीरो E0 की बीमा। c की बीमा बराबर वेग की बीमा, c की बीमा बराबर क्या हो जाएगी वेग की बीमा हो जाएगी। तो वेग का क्या हो जाएगा Lt-1। तो Lt-1 बराबर 1/म्यू जीरो E0 की बीमा हो जाएगी। दोनों ओर वर्ग करने पर Lt-2 और 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो L2T-2 1/एप्सिलॉन जीरो E म्यू जीरो की बीमा हो जाएगी। 83, एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सीजियम है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों को आयनिक अकार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए सोडियम धातु के साथ उच्च ताप पर गलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन NaCN में सल्फर Na2S तथा हैलोजन NaX में बदल जाता है। जहाँ X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गलने के बाद प्राप्त मिश्रण को पानी में उबालकर छानते हैं। क्षनित विलयन में सोडियम के लवण जल में घुल जाते हैं और ये लवण जल में आयनिक रूप में रहते हैं। इसी प्रकार प्राप्त सोडियम के लवणों की जलीय विलयन को सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। सोडियम निष्कर्ष से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों जैसे NS, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि की पहचान करने की विधि लैसाग्ने परीक्षण कहलाती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 84, यदि M1 और M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह R1 और R2 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षों में पृथ्वी के फेरे लेते हैं, तो उनके कक्षीय वेगों का अनुपात V1/V2 क्या हो जाएगा, आपका A बराबर √R2/R1, B बराबर R1/R2, C बराबर R1/R2, D बराबर R2/R1। तो 84 का A हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी तथा उपग्रह की त्रिज्या R हो तो उपग्रह का कक्षीय वेग V0 बराबर √Gme/R। हम जानते हैं कि उपग्रह का द्रव्यमान कक्षीय वेग पर निर्भर नहीं करता, अतः पहले उपग्रह का कक्षीय वेग V1 बराबर √G/R1 हो जाएगा। दूसरे उपग्रह का कक्षीय वेग V2 बराबर Gme/R2 हो जाएगा। अतः V1/V2 बराबर √Gme/R1/√Gme/R2 बराबर R2/R1। तो V1/V2 बराबर √R2/R1। निम्नलिखित में से किस आयनिक उपसंयोजक और सहसंयोजक बंद होते हैं, NaCN, NaCl, NaNC, NaOH। तो C विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प A से NaCN में सहसंयोजक एवं आयनिक बंध, विकल्प B से NaCl में, और तो इसमें सहसंयोजक एवं आयनिक बंध बन रहा है, इसमें आयनिक बंध केवल बन रहा है। उसके बाद विकल्प C से क्या आ जाएंगे, इसमें विकल्प C से NaNC में Na+NC। तो आयनिक सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक बंध, विकल्प D से NaOH में Na+OH-। तो आयनिक एवं सहसंयोजक बंध बनेगा। 86 का प्रश्न है, 100 ओहम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ने से वह वोल्टमीटर की भूमिका निभाता है। वोल्ट मीटर का मान दुगना करने के लिए R के साथ 1000 ओहम का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाता है। R का मान ओहम में क्या होगा, तो 1000 ओहम, 1100 ओहम, 800 ओहम, 900 ओहम। तो विकल्प D सही हो जाएगा, 900 ओहम होगा। 100 ओहम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा I बराबर V/100 + R। वोल्ट मीटर का मान दुगना करने के लिए R के साथ 100 ओहम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I बराबर 2V/1000 + 100 + R
बराबर 2v/1100 प्लस आर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, v बराबर 100 प्लस आर बराबर 2v/1100 प्लस आर। 200 प्लस आर, 200 प्लस 2r बराबर 1100 प्लस आर। तो आर बराबर कितना हो गया, 1100 में से 200 निकल गया, हो गया आपका 900 ओहम। 87वां प्रश्न, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल ग्रह से 9 गुना है और त्रिज्या दुगनी है तो मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र में पलायन करने के लिए रॉकेट के अधिकतम वेग का पता करने के लिए पृथ्वी की सतह का पलायन वेग को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ले लीजिए, तब क्या होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा 5.279 किलोमीटर पर सेकंड, बी हो जाएगा 83.75 किलोमीटर पर सेकंड, और इसका हो जाएगा 9144 किलोमीटर पर सेकंड और 3.865 किलोमीटर पर सेकंड। तो 87 का हो जाएगा माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी तथा त्रिज्या आरी है, जबकि मंगल ग्रह का द्रव्यमान यम एम तथा त्रिज्या आर एम है। तो तब प्रश्नानुसार यमी बराबर 9 एम दिया है, आर ई बराबर कितना हो जाएगा 2 आर एम। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, माना मंगल ग्रह का पलायन वेग वी एम किलोमीटर पर सेकंड है। तो वी ई बराबर क्या हो जाएगा √2gm/e/r। तो वी एम बराबर √2gm/rm। समीकरण 1-2 में 1 से भाग करने पर Vm/v बराबर √2gm/rm गुणे RE/2gm। तो mm/rm गुणे RE/mm। तो यमी इसमें जब वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Vm बराबर √2/3 VE। तो इसमें वैल्यू रख देंगे √2 का तो 1.414 गुणे V का मान 11.2 गुणे बटे 3, तो आ जाएगा 5.279 किलोमीटर प्रति सेकंड। मंगल ग्रह के लिए क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। 88वां प्रश्न, डी ब्लॉक तत्व है, किस प्रकार का तत्व है। सभी धातुएं हैं, सभी अधातुएं हैं, धातुएं और अधातुएं दोनों उपयुक्त, सभी उप धातुएं हैं। तो 88 का ए, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को उस 3 से 12 वर्ग तक रखा गया है। 12वें वर्ग में जिंक तथा कैडमियम तथा मरकरी का संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। क्या हैं, धातुएं हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 89 प्रश्न है, तेज से बदलते तापमान के लिए कौन सा थर्मोमीटर पसंद किया जाता है। कांच में द्रव गैस थर्मोमीटर, प्रतिरोध थर्मोमीटर, ताप विद्युत इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेजी से बदलते तापमान के लिए ताप विद्युत थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। 90 प्रश्न, एनिलीन की अत्यधिक ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया देती है, क्या देती है। 2 ब्रोमो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन और 2,4 डाई ब्रोमो एनिलीन और डी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो डी ऑप्शन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन देता है। एनिलीन की अत्यधिक ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है, एनिलीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया तो ये बना लेता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप। अब 91 प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि गर्म करने के लिए, प्रकाशन के लिए, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किसके लिए नहीं किया जा सकता ये पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जा सकता। कैसे, देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अत्यधिक दुष्प्रभावी परिणाम देती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वाले तार से छू जाने पर मनुष्य को दिष्ट धारा की तुलना में अधिक तीव्र झटका लगता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वैद्युत अपघटन, वैद्युत चुंबक आदि बनाने के लिए केवल दिष्ट धारा का ही प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता।
वोल्टाइक सेल से धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया है क्या है? उपचयन, अपचयन, निष्कासन, संयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उपचयन। जिस सेल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न प्राप्त की जाती है उसे वोल्टेज सेल कहते हैं। वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है तथा इन क्रियाओं से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड दो अर्ध सेल कहलाते हैं तथा इलेक्ट्रोडों पर होने वाली क्रियाएं अर्धसेल अपक्रियाएं कहलाती हैं। जिस पर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड गैल्वेनिक सेल का धन ध्रुव होता है। चूँकि इसी ध्रुव पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। एनोड गैल्वेनिक का ऋण ध्रुव होता है। 93 एक लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही है। एक आदमी लिफ्ट में एक गेंद गिराता है। गेंद का त्वरण लिफ्ट में स्थित आदमी को जमीन पर स्थिर खड़े आदमी को क्रमशः दिखेगा। कैसे दिखेगा? जी जी, जी ए, जी ए, जी ए जी, ए जी। तो पृथ्वी पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति के सापेक्ष गेंद का त्वरण ए जी एन, लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के सापेक्ष गेंद का त्वरण जी माइनस ए हो जाएगा। जी माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 94 प्रश्न। एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर है। द्रव्यमान संख्या में, परमाणु संख्या में, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में, या प्रोटॉन की संख्या में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि उनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक 8O16, 8O17, 8O18। 95 प्रश्न। निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट, उक्त सभी। ग्रेफाइट जो कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है, इसके दो अन्य शुद्ध रूप हैं, डायमंड और फुलरेन। कोयला चारकोल का एक अशुद्ध रूप है। कार्बन के अपर रूपों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनकी संरचनाओं में बहुत योग्यताएं हैं, भिन्नताएं हैं। डायमंड बहुत कठोर और अचालक है, जबकि ग्रेफाइट नर्म और विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? फिनाल, बेंजील एल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, मेटा क्लोरोफिनाल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेटा क्लोरोफिनाल। प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थायी समूह NO2 समूह फिनाल की अम्लीयता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा Cl समूह प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थायी समूह है जो इसकी अम्लता को बढ़ाता है, अर्थात सर्वाधिक अम्लीय मेटा क्लोरोफिनाल ही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 97। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज निरावेशित होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर निरावेशित होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, निरावेशित होता है, अनचार्ज होता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह मोटर होल के कारण होता है। पी प्रकार के चालकों में विद्युत का प्रवाह मोटर होल के कारण होता है। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य एल्युमिनियम बेरिलियम मिलाने पर ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। इसमें आवेश वाहक मोटर धनात्मक होते हैं, अतः अपद्रव्य परमाणु ग्राही परमाणु कहलाते हैं। अतः पी प्रकार के अर्धचालक निरावेशित होते हैं। 98 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थान की ओर कम अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन हो जाएगा एनिलीन, टॉलुइन, नाइट्रोबेंजीन और फिनाल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। NO2Cl इलेक्ट्रॉन समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। CH3 एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन विमोची समूह है। NO2 नाइट्रो समूह है। अपने प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव -I इफेक्ट
द्वारा संपूर्ण वलय में से इलेक्ट्रॉन घनत्व को हटाता है और वलय को निष्क्रिय करता है। अतः नाइट्रोजन समूह का एक प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रॉन आकर्षीय अनुनाद प्रभाव -R प्रभाव दोनों बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घटाते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम अभिक्रियाशील है। अब देखते हैं 99 प्रश्न। जब स्थिर दाब में जब एक आदर्श गैस का विस्तार V1 से V2 तक फैलता है तब किया गया कार्य क्या होता है? V1 V2 अपान P, P V1 V2, P V2 माइनस V1, V1 प्लस V2 P। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, किया गया कार्य W बराबर P डेल्टा V हो जाएगा। dV इक्वल टू V1 माइनस V2। तो अतः किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? -P V1 माइनस V2। W बराबर P V2 माइनस V1। अज्ञात प्रतिरोध, प्रश्न 100वां है। अज्ञात प्रतिरोध या प्रेरकत्व का पता करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति में शून्य डिटेक्टर के रूप में इस उपकरण का उपयोग होता है। किसका होता है? अमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या ये सभी। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है या प्रेरकत्व का पता करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में पद्धति में शून्य डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 101 प्रश्न। ईथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्नों में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? C2H5F का, C2H5Cl का, C2H5Br का या C2H5I का? तो D C2H5I का। समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइड के क्वथनांक का घटता क्रम निम्न प्रकार है। Re इज ग्रेटर देन RBr RCl, जहाँ एल्किल समूह है क्योंकि हैलोजन के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि के साथ वंडरवाल आकर्षण बल का परिमाण भी बढ़ता है। तो C2H5 C2H5Cl C2H5Br C2H5I का क्वथनांक क्रम निम्नलिखित है। तो C2H5I सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होगा, उसके बाद Br वाले का होगा, फिर Cl वाले का, फिर फ्लोरीन वाले का। अब देखते हैं 102। परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है? A ऊर्जा में वृद्धि द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से, ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से, उच्च ऊर्जा स्थिति प्राप्त करने से, अस्थिरता प्राप्त करने से। तो 102 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण केवल तभी संभव है जब इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। जब इस प्रक्रिया में क्या होती है? मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। जब दो परमाणु निकट आते हैं, जब दो परमाणु निकट आते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। यदि इन बलों के परिणामी प्रभाव द्वारा प्रबंध की ऊर्जा में कमी हो तो बंध बन जाता है। इसके विपरीत यदि ऊर्जा में वृद्धि हो तो बंध बन जाता है। अतः दो परमाणुओं के बीच संयोजन ऊर्जा में कमी तथा स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है। 103 का प्रश्न। एक धातु की छड़ के दो सिरों को 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाए रखा गया है। उस छड़ी में ऊष्मा प्रवाह की दर 0.4 जूल पर सेकंड पाया गया है। यदि उस छड़ के दो सिरों को 100 डिग्री सेल्सियस और 210 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाया रखा जाए तो ऊष्मा प्रवाह का दर क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 8 जूल पर सेकंड, 4 जूल पर सेकंड, 44 जूल पर सेकंड, 16 जूल पर सेकंड। तो 103 का हो जाएगा प्रथम छड़ के सिरों के मध्य तापांतर डेल्टा T1 बराबर 110 माइनस 100 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर dQ1 अपान dt बराबर 4 जूल पर सेकंड। द्वितीय छड़ में क्या हो जाएगा? 210 माइनस 200 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। न्यूटन के शीतलन नियम द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दर तापांतर के समानुपाती होती है। यदि दोनों परिस्थितियों में तापांतर समान है अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस है, अतः दोनों स्थितियों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। ऊष्मा प्रवाह की दर d थीटा पान dt बराबर 4 जूल पर सेकंड होगी। 104 रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेशन होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के द्वारा होता है या
सी मुक्त रेडिकल प्रणाली, डी कार्बोकेटायन मध्यवर्ती। तो 104 का सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश एचन्यू की उपस्थिति में बेंजीन के क्लोरीन से अपक्रिया कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया मूल मूलक प्रणाली पर आधारित है। बेंजीन रिंग का जब क्लोरीन से करते हैं तो ये बना लेता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लेता है। अब 105 प्रश्न, एक निश्चित लंबाई के रस्सी का प्रयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव होगा, क्या होगा? वृत्त में एक जैसा, वृत्त के शीर्ष में अधिकतम, वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम और वृत्त के तल बॉटम में अधिकतम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम। जैसे जैसे वस्तु वृत्तीय पथ पर ऊपर की ओर जाती है वस्तु का वेग घटता जाता है तथा कोणीय विस्थापन थीटा बढ़ता जाता है। रस्सी का तनाव T बराबर mv² प्लस mg cos थीटा के अनुसार रस्सी में तनाव घटता है तथा उच्चतम बिंदु थीटा बराबर 180 डिग्री पर न्यूनतम होता जाता है। अतः वृत्त के शीर्ष पर रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव न्यूनतम होता है। उच्चतम बिंदु के शीर्ष पर तनाव थीटा बराबर 180, तो T बराबर mv² प्लस T प्लस mg cos 180, तो T बराबर mv² माइनस mg। उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अपक्रिया में बना श्वेत प्रेरक है, कौन सा है? प्रश्न है तो इसमें मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज सल्फाइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 106 का आंसर। जब एक रासायनिक अपक्रिया से बना उत्पाद दूसरी रासायनिक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। KMnO4 तथा ऑक्जेलिक अम्ल C2O4H2 की अपक्रिया में प्रारंभ में अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण मंद गति से होता है। कुछ समय पश्चात अपक्रिया की गति स्वतः तीव्र हो जाती है क्योंकि इस अपक्रिया से निर्मित MnSO4 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तथा अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। 5C2O4H2 प्लस KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स ऑक्जेलिक अम्ल 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। 107 का प्रश्न है, एक स्वप्रेरक वह है कौन है जो उत्प्रेरक क्रिया की गति को प्रदान करता है? अपक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अभिकारकों में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। दोनों अभिकर्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो 107 का बी हो जाएगा। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस क्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। एस्टर के जल अपघटन में CH3COOH स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। CH3CO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस C2H5OH। एस्टिक अम्ल एथिल एल्कोहल स्व उत्प्रेरक हो जाएगा ये। अब देखते हैं प्रश्न 108। वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास NaCl में, दूसरा Na2CO3 में, Na2O में, Na2O3 में। 108 का बी है। वायु तथा नमी के प्रति क्रियाशीलता के कारण क्षार धातुओं को मुक्त वायु में नहीं रखा जाता। इन्हें सदैव किसी अक्रिय हाइड्रोकार्बन विलायक जैसे मिट्टी का तेल में रखा जाता है जो इन्हें वायु तथा नमी के संपर्क से सुरक्षित रखता है। क्षार धातुएं इतनी क्रियाशील होती हैं कि वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है तथा इनका सतह पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और अंत में कार्बोनेट की एक परत जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप इनका धात्विक चमक फीकी पड़ जाती है। सोडियम को वायु में लगातार रखने पर यह अंत में सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस H2O गिव्स 2NaOH। तो ये बना लेगा 2NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 109।
चार मौलिक अननोन क्रियाओं में से सबसे कमज़ोर है कौन है? गुरुत्वीय त्वरण, विद्युत चुंबकीय त्वरण, सशक्त या कमज़ोर? तो इसमें हो जाएगा सबसे कमज़ोर बोला है तो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। हमारे ब्रह्मांड में कुल 4 बल काम करते हैं जो निम्नलिखित हैं: विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल, मजबूत नाभिकीय बल और कमज़ोर नाभिकीय बल। इनमें से गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर है, परंतु इसका असर पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलता है, जिसके कारण दिन रात की घटनाएं होती हैं। नाभिकीय बल बहुत ही कम दूरी पर कार्य करता है। इन काम करने की दूरी नाभिक की त्रिज्या लगभग बराबर होती है। मजबूत नाभिकीय बल इन चारों बलों में बराबर शक्तिशाली होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 110। प्रश्न 110 है, निम्नलिखित में से असंभव कक्षाएं हैं, कौन है? 2s, 2p, 3f, 4d। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 3f। किसी ऑर्बिटल के लिए यल एवं यन का मान समान होने पर कक्षक संभव नहीं है, क्योंकि यल का मान 0 से n-1 तक होता है। 2s होने पर कक्षक n बराबर 2, यल बराबर 0 संभव है। 2p कक्षक के लिए n बराबर 2, यल बराबर 0 एक संभव है। 3f के कक्षक के लिए कभी भी n और यल का मान समान नहीं हो सकता, और n बराबर 3, यल बराबर 3 असंभव है। 4d कक्षक के लिए n बराबर 4, यल बराबर 0, 1, 2, 3, 4 संभव है, अतः 3f कक्षक संभव नहीं है। अब 111 देखते हैं। यदि पी क्यू आर एस व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 भुजाओं के प्रतिरोध दर्शाते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संवेदनशीलता अधिकतम होगी जब कब होगी? P बराबर Q बराबर R बड़ा होगा किससे? यस से बड़ा होगा, और P बराबर Q बराबर R बराबर यस बड़ा होगा, और P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर देन R इज़ ग्रेटर देन यस, और P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ लेस देन R इज़ लेस देन यस। तो इसमें B करेक्ट हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की संवेदनशीलता प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करती है। सेतु उस समय सबसे अधिक संवेदनशील होता है जब चारों प्रतिरोधक एक ही कोटि के 2 अर्थात P बराबर Q बराबर R बराबर यस हो। 102 का प्रश्न है। अब 112, आइडोफॉर्म अभिक्रिया वाले यौगिकों के लिए एक पुष्टकारी परीक्षण क्या है? परीक्षण इसका COS3, CH3OO, CONH2 और COOH। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, CH3CO। ऐसे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है आइडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। जो एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर CH3CO समूह युक्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, वे सभी आइडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता। दिए गए विकल्प के अनुसार कोई भी विकल्प सही नहीं है। अतः अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा स्थानांतरित घटित होती है। ऊष्मा स्थानांतरण घटित होती केवल द्रव्यों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों और गैसों में, ठोसों, द्रव्यों और गैसों में। तो 113 का सी हो जाएगा। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन प्रक्रम द्वारा होता है। इस प्रक्रम में पदार्थ को गर्म करने पर कणों के पूर्णतः स्थानांतरण की धारा बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। 114वां प्रश्न, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपनी वर्तमान दूरी के 1/4 हो तो 1 वर्ष की समय अवधि क्या होगी? 1/2 वर्ष हो जाएगी, 1/4 वर्ष हो जाएगी, 1/8 या 1/16? तो 1/8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केपलर के तृतीय नियम से T प्रोपोर्शनल टू R, तो T बराबर KR³ होता है। जहाँ T ग्रह का आवर्तकाल है, T बराबर KR3/2 हो जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा? ग्रह की सूर्य की ऊष्मा। T1 एवं T2 तथा सूर्य से औसत दूरियाँ क्रमशः R1 व R2 हों, तो T1/T2 बराबर R1/R2 3/2। प्रश्नानुसार R2 का मान R1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4^3/2/1, तो 4^3/2 बराबर 8 हो गया। ये T1/T2 का मान, अर्थात 1 वर्ष की अवधि 1/8 वर्ष हो जाएगी। अब देखते हैं 115वां प्रश्न। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु क्या है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु क्या है? विघटन नियतांक के बराबर, विघटन नियतांक का व्युत्क्रम, विघटन नियतांक के प्रत्यक्ष समानुपाती, विघटन नियतांक का गुणज। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा सही? बी सही हो जाएगा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के
औसत आयु विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रमणपाती होती है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। औसत आयु प्रोपोर्शनल टू 1 विघटन स्थिरांक, टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 के। बेंजोइक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके देता है। पहला कौन देता है? बेंजीन देता है, बेंजाइल अल्कोहल देता है, टाइलुइन देता है, उक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा बी, बेंजाइल अल्कोहल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्न को एल्कोहल में अपचयित कर देता है। कौन कर देता है? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अल्कोहल। शुष्क सेल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ अगर COOH जुड़ गया तो ये बेंजोइक अम्ल है, और CH2OH जुड़ गया तो बेंजोइक अल्कोहल है। शुष्क सेल में उपस्थित ऋणांक पदार्थ क्या है? ये हो जाएगा आपका MgO2, MgO, MnO2 और ये हो गया जिंक। तो 117 का सी। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, एक प्रकार का जिंक कार्बन शुष्क सेल साधारण शुष्क सेल है जिनका उपयोग टार्च, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि में किया जाता है। सेल में जिंक का पात्र एनोड का कार्य और जिंक पात्र में रखी हुई ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। यह शुष्क सेल वास्तव में शुष्क नहीं होती, इसमें ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर ठोस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की परत होती है जो कैथोडिक मटेरियल या ऋणांक पदार्थ का कार्य करती है। जिंक पात्र में NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड का नम मिश्रण विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जिंक का पात्र एक स्टील के केस में सील बंद होता है। स्टील का केस जिंक पात्र के संपर्क में होता है। इस सेल का ऋण टर्मिनल होता है। ग्रेफाइट की छड़ सेल का धन टर्मिनल होती है। 118वां, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विघटन पर अमोनिया नियुक्त करेगा? नाइट्रोबेंजीन, एसिटेनेलाइड और बेंजामाइड और फिनाइल बेंजोएट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेंजामाइड। बेंजामाइड का जलीय अपघटन होने पर अमोनिया मुक्त होती है। CONH2 बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया, बेंजामाइड बना दिया, तो CONH2 प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल बना लेगा, NH3 अमोनिया गैस निकल जाएगी। अब 119, यह फोकल लंबाई का एक अभिसारी लेंस 3F फोकल लंबाई के एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयोजन क्या बन जाएगा? संयोजन आपका बन जाएगा 3F/2 फोकल लंबाई का अपसारी लेंस और 2F फोकल लंबाई का अपसारी लेंस और 3F फोकल लंबाई का अपसारी लेंस या 3F/2 फोकल लंबाई का अपसारी लेंस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। माना कि अपसारी लेंस की फोकस दूरी F1 तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी F2 है, तब F1 और F2 के मान चिन्हों सहित रखने पर, दोनों को संपर्क में रखने पर क्या हो जाएगा? हमारा 1/F बराबर 1/F1 प्लस माइनस 1/F2, तो 1/F1 माइनस 1/F2, 1/F बराबर F2 माइनस F1 अपान F1 F2, तो F बराबर F1 F2 अपान F2 माइनस F1 हो गया। यदि F1 इज लेस देन F2 तो F का मान धनात्मक होगा, अर्थात संयुक्त लेंस अपसारी लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। प्रश्नानुसार F1 बराबर F, F2 बराबर 3F, तो F1 इज लेस देन F2 और F1 और F2 लेस का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो F बराबर F गुणे 3F माइनस F, तो ये 3F² अपान 2F, तो ये हो गया 3/2F, तो F बराबर 3F/2। अतः 3F/2 संयोजन केवल फोकल लंबाई का अपसारी लेंस होगा। 120, योगात्मक अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एल्डोल अपक्रिया, फिनाइल का ब्रोमीनीकरण और बेंजीन का नाइट्रेशन। तो 120 का बी करेक्ट हो जाएगा, एल्डोल अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, बेंजीन का नाइट्रेशन, फिनाइल का ब्रोमीनीकरण, तीनों अपक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं, जबकि एल्डोल अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया है। एल्डोल अपक्रिया या एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तदनुसार या अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। यह अपक्रिया एल्डोल अपक्रिया का या एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल में एल्कोहलिक तथा
कार्बोनिक दोनों समूह होते हैं। एल्डोल को गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन वो पूरा दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा देंगे तो ये हमारा बना लेगा क्या, क्रोटोनल्डिहाइड। सूर्य को ऊष्मा देने वाली ऊर्जा का स्रोत है विकिरणशीलता, परमाणु विखंडन, हाइड्रोजन से हीलियम का उत्पादन, हीलियम से हाइड्रोजन का उत्पादन। 121 का C, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर नाभिक बना लेते हैं तो यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य में हो रही हैं। संलयन अभिक्रिया की असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है तो सूर्य का ताप बनाए रखती है। 1H2 + 1H2 गिव्स 1H3 + 1H1 + 40 मेगावाट। इस प्रकार बनी टाइटेनियम 1H3 पुनः एक तीसरे न्यूट्रॉन से संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बना देती है। 1H3 + 1H2 गिव्स 2H4 + 0N1 + 17.6 मेगावाट ऊर्जा। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिसका अस्तित्व नहीं है वह कौन है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। NF5 SB F5 PF5 ASF5, तो पहले वाले का ही नहीं है। उपस्थित नाइट्रोजन के संयोजी कोष डी कक्षक नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन में 5 अपूर्ण कक्षक नहीं होते, अतः यह 5 संयोजकता नहीं दर्शाता है, इसलिए यह NF5 का निर्माण नहीं कर सकता है। अब 123वां प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं उनके आवर्त फलन है। किनके आवर्त फलन है? तो ऑप्शन है इसमें आपका परमाणु संख्या के, परमाणु भार के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परमाणु भार के। मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि बाद में मोजले के नियम के बाद यह नियम विफल हो गया था। अब 124वां प्रश्न है। 124वें प्रश्न में क्या है, एक महिला जिसका पृथ्वी के सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, वह पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान में सवार है, उसका द्रव्यमान वहाँ है, कहाँ है? तो 6.7 किलोग्राम पर है, 15 किलोग्राम पर है, 20 किलोग्राम पर है, 60 किलोग्राम पर है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका ऑप्शन 124 का पहले हो जाएगा डी। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर व्यक्ति का भार घटता है, ना कि द्रव्यमान, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर जी का मान घटता है, जिसके परिणाम स्वरूप भार mg का मान भी घटता है, जबकि उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः महिला का अंतरिक्ष में भी द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा। 125 90 अंश के स्थित कालांतर से दो लोलक दोलन करते हैं। यदि उनमें से एक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो दूसरे का आवर्तकाल क्या होगा? तो यहाँ पे 2 सेकंड, 4 सेकंड और 1 सेकंड, 6 सेकंड। तो 125 का ए हो जाएगा 2 सेकंड होगा। पहले लोलक का आवर्तकाल T1 = 2π√L/g और इसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे लोलक का आवर्तकाल T2 = 2π√L/g, T1 = 2 सेकंड। अतः समीकरण 1 से T1 = 2π√L/g, तो T1 की जगह पे 2 रख देंगे, T2 = 2π√L/g, L = g/πr², तो T2 = 2π√L/g, तो 2πg/πr²/g, g से g कैंसिल हो गया, तो 2π/π = 2, तो T2 = 2 सेकंड। इस प्रकार से हमारा उत्तर 2 सेकंड आ जाएगा। तो आज हमने यूपी TGT 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, जो कि एक ही वीडियो में सॉल्व किया है। अब हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे अगले साल का। तब तक के लिए धन्यवाद।